हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊंगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, यानी शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, जिससे कि ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट का इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। ओके, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ओके, और इसे शेयर जरूर करिए। तो देखते हैं, आज हम पढ़ाएंगे आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो देखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसे बोलते हैं हम शून्य कोट की अभिक्रिया। ओके, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ओके, वो पूरे कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट्स कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम बात करें डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ओके, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच rate of reaction does not depend on the concentration of reactant are called zero order reaction, zero order रिएक्शन। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई स्पेलिंग में कहीं दिक्कत आए तो आप सही कर लेना, ठीक है। हिंदी विंदी आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिए। स्पेलिंग जो है वो आप देख लेना, जो भी हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने एक सिंपल सी बात बताई, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता, उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंपल सी बात है, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। लेट कंसीडर रिएक्शन, कोई भी हम रिएक्शन मान लेते हैं। लेट कंसीडर रिएक्शन, कोई एनी रिएक्शन, लेट कंसीडर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है। ए एरो प्रोडक्ट बोलें तो उत्पाद। ओके, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए है। क्या है? एट टी टाइम इज इक्वल टू 0। इनिशियल इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ए है, ए मोल पर लीटर। क्या है? मोल पर लीटर। एट टी टाइम
यानी आफ्टर टी टाइम तब भी क्या हो जाएगी, ए मोल पर लीटर होगी, यानी ए माइनस एक्स कुछ चेंजेज होगा, ए मोल पर लीटर होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ में बताया है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम से, वेग नियम से इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ में बताया गया है कि भाई रेट लॉ क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल रेक्टेंट, अब यहाँ एन आता है बट इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो जीरो, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो ठीक है भाई एन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ आर प्रोपोर्शनल ए की पावर जीरो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, नॉट कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड, तो एन इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो अब ए क्या है, ए यहाँ पे कितना है हमारा, ए है दिस, ए ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो यानी हम आर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स की पावर जीरो, ओके। अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो ये हो गया, इसके बाद डी ओवर डी टी इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल को उठाने के लिए कोई कांस्टेंट राशि के ले लेते हैं और ए माइनस एक्स, और जिसकी वैल्यू जीरो होती है उसकी वैल्यू वन होती है। वन क्यों होती है, रीजन में समझा देता हूँ, किसी की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू वन क्यों होती है, थोड़ा सा आप नोट पॉइंट में समझने की कोशिश करिएगा। एक्स की पावर जीरो इसका मतलब है वन माइनस, इसकी एक्स की पावर जीरो तो वन होता है, तो एक्स वन माइनस वन लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं हम, वन में से वन गया जीरो, तो एक्स मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर एक्स फ्रॉम दिस कैंसिल वन, यानी जब भी किसी की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू वन क्यों होती है, आप यहाँ से समझ लीजिएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी, ये दिस इज इंटीग्रेशन इक्वेशन, तो यहाँ हो जाएगा के इंटू वन, मैं इस डी टी का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा डी टी के, ओके। ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन, दोनों तरफ समाकलन चिन्ह लेने पर, यानी ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, समाकलन चिन्ह लेने पर, समाकलन चिन्ह लेने पर, ओके। तो इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर इंटीग्रेशन डी टी इंटू के कांस्टेंट राशि है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो के को बाहर निकाल दीजिए, वन इंटू के टी, और एक्स यहाँ बने, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो यहाँ टी का रेस्पेक्ट टू टी, तो टी का टी हो जाएगा, वन का टी हो जाएगा प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, जीरो है। स्टार्टिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन हमारी जो x की वैल्यू है वो इनिशियल जो वैल्यू है, यहाँ पे जो चेंजेज हुआ वो क्या है, जीरो है, ठीक है, t इज इक्वल टू जीरो, और स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, जीरो है, कोई चेंजेस नहीं है। तो x स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग तो जीरो इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी, तो c इज इक्वल टू जीरो। पुट दी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू लगा दीजिए, तो यहाँ x इज इक्वल टू के टी प्लस जीरो, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है भाई, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x ओवर टी, ये इक्वेशन आ जाती है। अब ये आ गया रेट कांस्टेंट, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, ठीक है, तो ये आ गया, दिस इज इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है, दिस इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये इंटीग्रेशन इक्वेशन है, ये क्या है आपकी इंटीग्रेशन इक्वेशन है, दिस इज इंटीग्रेशन इक्वेशन। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इस चीज़ को इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल को जानते हैं, वो आराम से समझ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप सॉल्व करके समझ सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा समझा दूं मैं, यानी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जीरो, ओके, कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड,
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट कंसीडर रिएक्शन हमने मान ली उसकी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये होता है, इसको हमने सॉल्व किया। यानी किसी की पावर जीरो होती है 1 क्यों आता है ये हमने सॉल्व कर दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ गया। ओके, अब इसके हम कैरेक्टर की बात करेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके कैरेक्टर की बात करूँगा। ओके, देखो मैं आपको पूरा फुल पढ़ाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप कंप्लीट करें और देखकर पूरे चैप्टर को एंजॉय से पढ़ें, जिससे कि आप सही तरीके से डेली टू डेली एक वीडियो अपलोड होगी और आप उसको करते चलिए। जब तक आपकी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के पेपर आएंगे तब तक मैं इसको फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट और पहले ही कंप्लीट करा दूंगा, फिर इसके न्यूमेरिकल वगैरह कंप्लीट तरीके से देखेंगे। तो मैं अब इसके कैरेक्टर की बात करूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर की बात करूं मैं, तो देखिएगा, तो हमारे पास जो अभी फॉर्मूला आया वो आया K बराबर x/T। ओके, ये फॉर्मूला आया था, यही फॉर्मूला था हमारे। अभी जो निकाला मैंने क्या आया भाई, x बराबर KT आया। ठीक है, ये इक्वेशन थी जीरो ऑर्डर की, दिस इज इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है आपकी। तो अगर मैं यहाँ इसके कैरेक्टर की बात करूँ, किसकी, मेन कैरेक्टर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इनके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। इसी से सारे कैरेक्टर हम निकालेंगे। मेन कैरेक्टर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट की अभिक्रिया के गुण, शून्य कोट की अभिक्रिया के गुण। शून्य कोट की अभिक्रिया के गुण की बात करते हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के गुण की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेशन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेशन फार्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण क्या होता है भाई, अभी निकल के आया, K बराबर x/T। ओके, शून्य कोट की रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, x/K/T। ओके, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। यानी शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक रहता है। यानी शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है। ओके, दूसरे पॉइंट की बात करें हम, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन remain always constant। ओके, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है। ये दूसरा पॉइंट है। यानी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। यानी शून्य कोट की अभिक्रिया का जो वेग है ना वो कांस्टेंट रहता है। वो यहाँ से आप, ये शून्य कोट की रिएक्शन है इसका, यानी K इज इक्वल टू, यहीं से कांस्टेंट है ये, K इज इक्वल टू x/T। ओके, ये स्टार्टिंग में हमने निकाला था इसका जीरो ऑर्डर। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, इसके यूनिट की बात करें, यानी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट
रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन सेम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, unit of rate of reaction and rate constant and rate constant are always similar, are always similar. ये कह रहा है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा वेग का मात्रक समान होता है. शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा वेग का मात्रक समान होता है. ओके, यानी शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा वेग का मात्रक कैसा होता है, सेम होता है. बड़ा सेम सिंपल सी बात है, सेम होता है. इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला जनरेट कराया था. वो मैंने जनरल रिएक्शन के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था, जो के के लिए जो फार्मूला आया था वो क्या आया था भाई, आपको याद हो तो. वैसे मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स था. अगर जीरो ऑर्डर के लिए निकालोगे, यहाँ से जीरो ऑर्डर के लिए निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अब यही तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए था. रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट थी. रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या थी, बड़ी सिंपल सी थी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो यानी ये दोनों की जो यूनिट होती है K इज इक्वल टू एक्स ओवर टी, दोनों की यूनिट सेम होती है. यानी K इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी. इन दोनों की यूनिट कैसी होती है, जीरो ऑर्डर के लिए सेम होती है बट और अलग अलग होगी. ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीट, लास्ट पॉइंट है इसका चौथा. देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो ऑलवेज कंप्लीट होती है. ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीट. जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीटेड. यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा पूर्ण होती है. यानी जीरो ऑर्डर जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है वो पूर्ण अभिक्रिया होती है. शून्य कोट की अभिक्रिया पूर्ण अभिक्रिया होती है. जबकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो इन्फिनेटिव तक होती है. ये चारों पॉइंट अभी मैं आपको इसको हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन बताऊंगा. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन बताऊंगा. प्लीज़ देखिए, दोबारा समझ लीजिए. यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसके लिए जो इंटीग्रेशन इक्वेशन है वो K बराबर एक्स ओवर टी. जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का वेग कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो रेट कांस्टेंट और रेट दोनों की बराबर होती है. यानी वेग स्थिरांक तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है. ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल है, किसी का भी निकाल सकते हैं यहाँ से. ये जनरल है. n बराबर मैंने क्या लगाया, यहाँ जीरो लगाया क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए ये यूनिट आई. और रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है मैंने इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ. इससे पहले यानी 2 लेक्चर पहले मैंने बताया है आपको. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं अब बताऊँगा हाफ लाइफ टाइम क्या होता है. अब मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्रारंभिक सांद्रता. अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ टाइम की,
हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। ओके, अर्ध आयुकाल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, अर्ध आयुकाल दैट रिप्रेजेंट T1/2 या T0.5 या T50% यानी 50%, यानी हाफ लाइफ टाइम को इंडिकेट। अब अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, यानी भी कोई भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है उसकी आधी मात्रा यानी हाफ कंपोनेंट डिसोसिएट हो जाए, उसमें जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा को आधा विघटित होने में, आधा डिकम्पोज होने में जो समय लगता है ना, उसे अर्धायुकाल कहते हैं। यानी कोई भी कंपाउंड है, जैसे कोई कंपाउंड है जैसे रेडियम है, और रेडियम का जो लाइफ टाइम होता है वो 21 मिनट होता है। कितना होता है? 21 मिनट होता है। अगर इसमें 21 हाफ लगे टाइम, तो ये कौन सा T1/2 टाइम होगा। क्या होगा? T1/2 हाफ लाइफ टाइम होगा। ओके, रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा को विघटित होने में जो समय लगता है उसे उस पदार्थ का अर्धायुकाल कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने बोला कि भाई इसमें रिलेशन क्या होता है, मैं एक जनरल सी बात बता दूं, यानी टोटल रिलेशन, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिलेशन बिटवीन, यहीं से बात करता हूं मैं, रिलेशन between initial concentration of reactant, initial concentration of reactant initial concentration of reactant and half lifetime and हाफ लाइफ पीरियड। अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा तथा अर्ध आयु काल में संबंध। ओके, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है प्रारंभिक मात्रा। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने रिएक्टेंट जो था ए, जो रिएक्शन ली थी, इसकी प्रारंभिक यूनिट क्या थी? कॉन्सेंट्रेशन ए थी। तो देखिएगा, तो इसमें मैं जनरली एन ऑर्डर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें रिलेशन जो होता है वो होता है T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A1 - N। ये रिलेशन होता है एन ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। दिस इज रिलेशन एन ऑर्डर रिएक्शन, एन ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिलेशन है ये एन ऑर्डर के लिए रिएक्शन है, बट हमारी रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है भाई, तो रिलेशन क्या बनेगा? T1/2 प्रोपोर्शनल A1 - 1, सॉरी, एन की वैल्यू 0। तो क्या रिलेशन बना? T1/2 प्रोपोर्शनल A, यानी हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी उसका शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल तथा प्रारंभिक मात्रा में रिलेशन क्या होता है? अर्धायुकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। ये होता है रिलेशन शून्य कोट की रिएक्शन के लिए। ओके, ये शून्य कोट की रिएक्शन के लिए रिलेशन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to initial concentration of reactant, ये रिलेशन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के
समानुपाती होता है। ओके, यानी अब कोई तुमसे पूछता है कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम तथा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन क्या होता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। चाहे तो आप जीरो ऑर्डर के लिए निकालो, चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन बनेगा, T1/2 प्रोपोर्शनल A⁻0। यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में एक बात आएगी, अर्धआयुकाल उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सेकेंड ऑर्डर की, तो T1/2 प्रोपोर्शनल, अब देखिए यहाँ 2 लगाओगे तो A⁻1 आएगी, तो इट मीन्स इसका मतलब हुआ T1/2 प्रोपोर्शनल A। यानी सेकेंड ऑर्डर के लिए जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो उसके डेरिवेटेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आई होप आपको ये रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। अर्धआयुकाल किसे कहते हैं, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा को विघटित करने में जो समय लगता है उसे अर्धआयुकाल कहते हैं। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं, और या T0.5 से नोट करते हैं, या T50% से नोट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल बताता हूँ, उन्हें सॉर्ट आउट कैसे करते हैं उस चीज़ पर विचार करते हैं। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रिएक्शन देने के बाद वो उससे आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता है, उसमें ऑर्डर पूछ सकता है, वो आपसे उसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछ सकता है, वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। कुछ ही सेलेक्टेड एग्जांपल हैं और ये एग्जांपल आप कर लो, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम पहले ऑर्डर की बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहली रिएक्शन है CH3CO, CH3 एसीटोन है। इसकी रिएक्शन अगर हम Br2 से करा दें तो यहाँ क्या बनता है भाई, CH3CO CH2Br प्लस HBr। तो ये रिएक्शन भी कौन सी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ लाइट का विशेष ध्यान रखना है, क्या बनेगा भाई, HCl। दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम तीसरी रिएक्शन की बात करें तो ट्वाइस NH3, ये मोलिब्डेनम या और टंगस्टन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, कैटेलिस्ट का विशेष ध्यान रखना है। तो ये डिकम्पोज हो जाएगी N2 प्लस 3H2 में। अगर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है भाई कि N2O और इसको गोल्ड AU की प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे। इसे हीट करने पर क्या बनता है, N2 प्लस O2, हाफ O2 बनेगा। ओके, अगर पांचवी रिएक्शन की हम बात करें तो क्या बनेगा, H2 प्लस Br2। हमें यहाँ पे सनलाइट का विशेष ध्यान रखना है, क्या बनेगा भैया, HBr। क्या बनेगा, HBr बनेगा। अगर हम यहाँ पे छठी रिएक्शन की बात करें तो HI को अगर गोल्ड की प्रेजेंस में अगर इसे हीट करते हैं हम AU, तो क्या बनेगा भैया, H2 प्लस I2। ये भी हमारी क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये क्या है, ये सभी रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑन द सरफेस कैटेलिस्ट यानी डिकम्पोज ऑफ, तो यहाँ बोल सकते हैं हम डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड ऑफ this reactant on the surface of catalyst, on the surface of catalyst ओके, यानी इसका जो अपघटन है वो कैटेलिस्ट पर आधारित होता है। ओके, अगर जीरो ऑर्डर, एक बात बता दूं, अगर ये कहीं दिख जाए तो इसका ऑर्डर जीरो होता है, इसका भी ऑर्डर जीरो होता है। H2 कहीं दिख जाए तो ऑर्डर जीरो होगा, Cl2 कहीं दिख जाए ऑर्डर जीरो होगा, NH3 कहीं दिख जाए तो ऑर्डर जीरो होगा, ये कहीं दिख जाए तो ऑर्डर जीरो होगा, H2 का ऑर्डर जीरो होगा, Br2 का ऑर्डर जीरो होगा और I2 का ऑर्डर जीरो होगा। अब मैं एक बात आपको बता दूँ, आपको याद क्या रखना है, अगर कहीं पर हेलोजन आता है तो ऑर्डर जीरो होगा। प्रैक्टिकली फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, हेलोजन में कौन कौन से हैं भैया, फिर कल बाहर आई, ये कहीं आते हैं तो ऑर्डर जीरो होगा।
कहीं हाइड्रोजन दिखता है तो ऑर्डर 0 होगा, कहीं वाटर दिखता है तो ऑर्डर 0 होगा, और कहीं पे CH3COOH दिखता है तो ऑर्डर 0 होगा, और कहीं पे CH3COOCH3 दिखता है तो ऑर्डर 0 होगा, और कहीं पर HI दिखता है तो ऑर्डर 0 होगा। ओके, और कहीं पे NH3 दिखता है तो ऑर्डर 0 होगा, और कहीं पे N2O दिखता है तो ऑर्डर 0 होगा। ओके, अगर वो तुमसे ये रिएक्शन देने के बाद में आपसे दो चीज़ों की बात करेगा, वो एक तो पूछेगा कैलकुलेट दी ऑर्डर, वो क्या पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा, और दूसरी बात करेगा वो मॉलिक्यूलरिटी की। किसकी बात करेगा, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर बोलें तो वो कोट पूछेगा, मॉलिक्यूलरिटी बोलें तो आणविकता पूछेगा। ओके, अभी सपोज दैट पहली रिएक्शन ले लेते हैं हम, फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, CH3। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पलों को सॉर्ट आउट करना है। CH3 प्लस Br2 एरो क्या बना भाई, CH3CO CH2Br प्लस HBr। ओके, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर रेट लॉ के द्वारा हम बात करें तो क्या फॉर्मूला भैया, R प्रोपोर्शनल A की पावर n। ओके, तो अब इनको तो ऑर्डर 0 हम प्रैक्टिकली फॉर्म में आपको बता चुके हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, dx/dt इज इक्वल टू K ब्रैकेट में CH3CO CH3 ऑर्डर कितना 0, और Br का भी ऑर्डर कितना है 0। अब आपको ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर बराबर क्या होता था, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, कितना 0, तो ऑर्डर कितना आ गया 0। अब हमने बताया था ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंट वैल्यू, ऑर्डर जो है एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू होती है, उसको हम देख के नहीं बता सकते, प्रैक्टिकलों के आधार पर बता सकते हैं। तो प्रैक्टिकल के द्वारा इनकी वैल्यू 0 है, ये सारी वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये सारी रिएक्शन 0 ऑर्डर की हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।